सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिमालय की बेटियां पाठ का प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हल करेंगे। तो लेख से इसके प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। उत्तर है, नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखते हैं। यानी वो उन्हें बेटी, प्रेयसी और बहन भी मानते हैं, इसके रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी माना गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है, यानी उसे गर्व होता है। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। उत्तर है, नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख सहकर भी इस प्रकार का कल्याण केवल माता ही कर सकती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों की माँ के समान विशेषताओं के कारण ही उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। यानी उनमें ऐसी विशेषताएं हैं जिस वजह से उन्हें माता कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की, अठखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। उत्तर है, हिमालय से निकलने वाली नदियां अब अपने पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। उत्तर है, हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है, क्योंकि उसमें देवताओं का वास है, यानी देवता उसमें निवास करते हैं, उसमें रहते हैं। अब भाषा की बात के प्रश्न देखते हैं। पहला है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, क, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ख, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो आइए जानते हैं इसके उत्तर। पहला है, सचमुच दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। दूसरा, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। अगला है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। अगला, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। अगला, संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे क, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। ख, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ से इसी तरह के और अन्य उदाहरण भी ढूंढिए।
उत्तर है नदियाँ संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती थी। बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। अगला प्रश्न है पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं यानी पढ़ चुके हैं। तो नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। विशेषण है संभ्रांत, चंचल, समतल, घना और मूसलाधार। विशेष्य है वर्षा, जंगल, महिला, नदियाँ और आंगन। तो इनका आपस में सही से मिलान करना है कि कौन सा विशेष्य किस विशेषण के लिए, कौन सा विशेष्य विशेषण एक समान मिलते हैं। तो उत्तर है संभ्रांत को मिलाएंगे महिला के साथ, यानी संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ, समतल आंगन, घना जंगल और मूसलाधार इसको वर्षा के साथ मिलाएंगे, यानी मूसलाधार वर्षा का विशेषण है। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। उत्तर है छोटी बड़ी, दुबली पतली, भाव भंगी, माँ बाप। यानी ये भी ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ इसी प्रकार है। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी, दीन, भाववाचक संज्ञा, यानी शब्दों को उल्टा करना है। तो इसका उत्तर है नव, नव का उल्टा वन और उसका संज्ञा उसमें कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह है राम, राम का उल्टा बनेगा मरा जो कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है राही जिसका उल्टा क्या बनेगा, हीरा, और वह एक द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अगला है धारा, धारा का उल्टा बनेगा राधा और यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उससे अगला है नामी जिसका उल्टा बनेगा मीना जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रावती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज, रोपड़, विपाशा, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस, वितस्ता, रूपपुर, शतद्रुम, वाराणसी और अजय मेरू। यानी इन शब्दों के कुछ रूप जो बदले हैं वो लिखना है। उत्तर है सतलुज, शतद्रुम, झेलम, वितस्ता, रोपड़, रूपपुर, अजमेर, अजय मेरू, बनारस, वाराणसी, चिनाब, विपाशा। यानी कि ये पहले वाले जो अब नाम है वो हैं और इधर वाले जो उनके पहले नाम थे, पुराने नाम, वह लिखा गया है इनके सामने। अगला प्रश्न है उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपर्युक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। तो दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। यानी ऐसे ही 3-3 वाक्य हमें खुद लिखने हैं सोच करके अपनी कल्पना के हिसाब से। तो उत्तर है ही के प्रयोग वाले वाक्य एक तरफ लिखे हैं, नहीं वाले दूसरी तरफ। तो पहले ही के पढ़ ले। वे शायद ही यह काम पूरा करें। उन्होंने शायद ही जाना हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। मेरे ध्यान से शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। और नहीं वालों में आएंगे
कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता, आज मोदी जी को कौन नहीं जानता, राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं पहचानता। धन्यवाद बच्चों।